हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं अक्षय कुमार और आप देख रहे हैं द सिलेक्टिव डॉक्टर। तो ये कुछ अलग सा सेटअप है आप सभी के सामने आज इस चैनल पर पहली बार, और आने वाले वीडियोस अब ऐसे ही आएंगे। जो भी लेक्चर्स हमारा आता था वो एज यूजुअल आएगा पहले जैसा, ठीक है। लेकिन जो भी मैं छोटे छोटे टॉपिक्स पर डिस्कस करता हूँ, अलग अलग बीमारियों के बारे में बताता हूँ, अलग अलग टेस्ट्स के बारे में बताता हूँ, उन सब के बारे में अब फेस टू फेस ही डिस्कशन होगा हमारा। आई होप आप सभी को पसंद आएगा। और एक और बात कि अगर वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बिकॉज वी आर अबाउट टू हिट 1000 सब्सक्राइबर्स, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सो टुडेज टॉपिक इज ऑस्टियोपोरोसिस, ठीक है। ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में बहुत सारे लोगों ने मुझसे इंस्टा पे सवाल पूछे थे, बहुत सारे डीएम्स आए थे मुझे रिगार्डिंग ऑस्टियोपोरोसिस की। ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में बताइए कि ये क्या होता है, ये कैसे होता है एंड सो ऑन, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम यही डिस्कशन करने जा रहे हैं कि ऑस्टियोपोरोसिस क्या है। एक बिल्कुल सिंपल लेमैन लैंग्वेज में डिस्कशन करेंगे, ताकि जो बंदा मेडिकल नॉलेज नहीं भी है, जिसे जो मेडिकल टर्म्स नहीं भी जानता है, वो भी आसानी से समझ जाए कि भैया ये ऑस्टियोपोरोसिस क्या है, ठीक है। आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस, सबसे पहले इसके वर्ड पे ध्यान दें। ऑस्टियोपोरोसिस दो वर्ड से मिलकर हमारा बना है। पहला ऑस्टियो एंड सेकंड वन इज पोरोसिस, ठीक है। तो ऑस्टियो मीन्स होता है बोन यानी हड्डी, पोरोसिस अर्थात पोर्स यानी कि छेद। तो बेसिकली ऑस्टियोपोरोसिस में होता क्या है कि हमारा जो बोन है, जो भी अफेक्टेड बोन है, उस बोन में छोटे छोटे छेद हो जाते हैं, छोटे छोटे पोर्स का फॉर्मेशन हो जाता है। पोर्स के फॉर्मेशन होने के कारण, बोन पोरस होने के कारण, वो बोन काफ़ी ज़्यादा वीक हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा फ्रेजाइल हो जाता है, आसानी से टूट जाता है बोन, ठीक है। बेसिकली हड्डी है, हड्डी के अंदर छोटे छोटे छेद हो जा रहे हैं। छेद होने के कारण क्या होगा, बोन हमारा, हड्डी हमारा कमज़ोर हो जाएगा, और उस कमज़ोर होने के कारण आसानी से हमारा बोन टूट सकता है, इजीली फ्रैक्चर हो सकता है, और फ्रैक्चर होने के बाद जल्दी हीलिंग भी नहीं होगा, जल्दी जो हमारा हड्डी है वो जुड़ेगा भी नहीं, ठीक है। तो बेसिकली एक सिंपल लैंग्वेज में यही हमारा ऑस्टियोपोरोसिस है। तो अब अगर बात करें कि ये ऑस्टियोपोरोसिस क्यों होता है, क्या रीज़न है इसके होने का, ठीक है। तो सबसे पहला बात कि ऑस्टियोपोरोसिस मोस्ट कॉमन होता है ओल्ड एज में। यंग और एडल्ट एज में ये ऑस्टियोपोरोसिस का केस देखने को नहीं मिलता है, ये जनरली ओल्ड एज में ही देखने को मिलता है, और मोस्ट कॉमन होता है फीमेल्स के अंदर, ठीक है। ओल्ड एज और स्पेशली फीमेल्स के अंदर। फीमेल्स के अंदर क्यों? बिकॉज फीमेल्स में 45 to 55 ईयर्स के एज के बाद मीनोपॉज हो जाता है, यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाता है, और मेंस्ट्रुअल साइकिल के बंद होने के बाद फीमेल्स के बॉडी में एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल डाउन हो जाता है। जैसे ही एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल डाउन होगा, अब पहला बात कि एस्ट्रोजन और ऑस्टियोपोरोसिस में क्या रिलेशन है। तो एस्ट्रोजन बेसिकली क्या करता है कि हमारे बोन में कैल्शियम के मिनरलाइजेशन में हेल्प करता है, ठीक है। तो जैसे ही एस्ट्रोजन का लेवल कम होगा तो क्या होगा, हमारे बोन से कैल्शियम का डीमिनरलाइजेशन शुरू हो जाएगा, यानी कि कैल्शियम वहाँ से हमारे बोन से निकलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। कैल्शियम का डीमिनरलाइजेशन शुरू होगा, जिसके कारण हमारे बोन्स में पोर्स का फॉर्मेशन, छोटे छोटे छेद का फॉर्मेशन शुरू हो जाएगा। तो एक रीज़न तो हमारा ये है। उसके बाद नंबर 2, विटामिन डी। विटामिन डी का कमी होगा हमारे बॉडी में, उस कारण से भी ऑस्टियोपोरोसिस देखने को मिलता है। अगर कैल्शियम का इंटेक कम है, कैल्शियम कम ले रहे हैं, ठीक है, तो उस कारण से भी, यानी कि कैल्शियम के लेवल अगर हमारे बॉडी के अंदर कम है तो उस कारण से भी होता है, ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। इसके बाद एक हार्मोन है जिसका नाम है पैराथॉर्मोन। ये हमारा जो थायराइड ग्लैंड होता है, थायराइड ग्लैंड के जस्ट साथ में होता है पाराथायराइड ग्लैंड। उस पाराथायराइड ग्लैंड से पाराथॉर्मोन का सिक्रीशन होता है। वो पाराथॉर्मोन का अगर लेवल हमारे बॉडी के अंदर हाई है तो उस कंडीशन में भी ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। पाराथॉर्मोन बेसिकली करता ये है कि हमारे बोन से कैल्शियम को डीमिनरलाइज कर देता है। तो अगर बहुत ज़्यादा लेवल बढ़ गया है हमारे बॉडी के अंदर पाराथॉर्मोन का, तो उस कंडीशन में भी हमारे बोन से कैल्शियम डीमिनरलाइज हो सकता है और ऑस्टियोपोरोसिस का केस हो सकता है। तो कॉमनली यही कुछ 2-4 रीजंस हैं। इसके अलावा और भी कुछ बहुत फैक्टर्स हैं जिसके कारण ऑस्टियोपोरोसिस देखा जा सकता है, पर जो मोस्ट कॉमन है वो यही है, ठीक है। अब इसके बाद अगर सिम्टम्स के बारे में बात करें कि ऑस्टियोपोरोसिस के पेशेंट्स में क्या क्या सिम्टम देखने को मिलेगा, तो सबसे पहला बात वीकनेस, बहुत ज़्यादा कमजोरी फील होगा ऑस्टियोपोरोसिस के पेशेंट को। मांसपेशियों में बहुत ज़्यादा दर्द होगा, मसल पेन होगा बहुत ज़्यादा, जोड़ों में बहुत दर्द होगा, जो ज्वाइंट्स है ज्वाइंट पेन होगा, ठीक है। इसके बाद लो बीपी होगा। जो भी
ऑस्टियोपोरोसिस के पेशेंट्स होते हैं उनका ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। इसके बाद हेमरेजिक डिसऑर्डर या फिर ब्लीडिंग डिसऑर्डर हो सकता है। बेसिकली होता क्या है ना कि कैल्शियम हमारे बॉडी के अंदर बोन्स के अलावा बहुत और फंक्शन करता है, जैसे कि हमारा हार्ट भी कैल्शियम के बगैर काम नहीं कर सकता है, और कैल्शियम ब्लड क्लॉटिंग में भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जब भी हमारा कहीं बॉडी में कट जाता है, ब्लड फ्लो होता है, तो वो जो ब्लड बंद होता है, ब्लड क्लॉटिंग होता है, उसमें भी कैल्शियम का बहुत बड़ा रोल है। तो अगर कैल्शियम हमारे बॉडी के अंदर कम है तो अगर कहीं कट गया, अगर कहीं से ब्लीडिंग हो रहा है तो वहाँ पे ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगा, बहुत समय लगेगा ब्लड क्लॉटिंग में, जिसके कारण बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो सकता है। तो ऑस्टियोपोरोसिस के पेशेंट्स में ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स भी देखने को मिलता है। अब आगे बात करते हैं कॉम्प्लिकेशन के बारे में कि ऑस्टियोपोरोसिस के पेशेंट्स में आगे चलकर और क्या क्या कठिनाई देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहला और सबसे कॉमन कॉम्प्लिकेशन है बोन का फ्रैक्चर, यानी कि हड्डी का टूट जाना। यहाँ पर ऑस्टियोपोरोसिस में पहले से ही हमारा पेशेंट के हड्डी के अंदर, बोन के अंदर छोटे छोटे पोर्स हो गए हैं, छोटा छोटा छेद हो गया है, जिसके कारण बोन पहले से ही बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। इसके बाद इस ऐसे केस में अगर उस हड्डी पर, अगर उस बोन पर कुछ एक्स्ट्रा फोर्स लगता है तो वो बहुत जल्दी फ्रैक्चर कर जाता है। ठीक है, ये पहला कॉम्प्लिकेशन हुआ। नंबर 2, डिलेड हीलिंग, यानी कि उस फ्रैक्चर के बाद वो वापस से हड्डी जुड़ने में बहुत समय लगता है या नहीं भी जुड़ सकता है। ठीक है, क्योंकि बोन पहले से वीक है, बॉडी में कैल्शियम का कमी है, विटामिन डी का कमी है, कुछ ऐसा डाइटरी सोर्स है नहीं। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि जो हड्डी का टूटना है, हड्डी जो फ्रैक्चर हुआ है, उसका हीलिंग में बहुत ज़्यादा समय लगता है। तो दूसरा कॉम्प्लिकेशन हमारा ये हुआ, और मोस्ट कॉमनली यही 2 कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं डायग्नोसिस एंड इन्वेस्टिगेशन के बारे में कि क्या क्या टेस्ट्स हम कराते हैं ऑस्टियोपोरोसिस का पता लगाने के लिए। तो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट जो टेस्ट है वो है एक्सरे। ठीक है, जो बोन है उस बोन का एक्सरे कराते हैं। एक्सरे कराने के बाद जो एक्सरे प्लेट मिलता है हमें, उस एक्सरे प्लेट पर बोन के अंदर में पोर्स इजीली विजुअल होता है। वो एक्सरे प्लेट पर साफ साफ दिख जाता है पोर्स। ठीक है, छोटे छोटे छेद होते हैं, वो इजीली दिख जाते हैं। ठीक है, इसके बाद हम कराते हैं BMD, बोन मिनरल डेंसिटी टेस्ट, देन फिर सीरम कैल्शियम, सीरम मैग्नीशियम, सीरम फॉस्फेट, सीरम विटामिन डी, और एट लास्ट MRI स्कैन ऑफ बोन। बोन का MRI स्कैन कराते हैं, उसमें A to Z सारा डिटेल हमें मिल जाता है। ठीक है, तो यही कुछ इन्वेस्टिगेशन टेस्ट्स हैं जिससे कि हम कंफर्म करते हैं कि किसी भी बंदे में ऑस्टियोपोरोसिस है। अब आगे बात करते हैं मैनेजमेंट के बारे में, जो कि इसका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। मैनेजमेंट इसमें बहुत ज़रूरी है, बिकॉज ऑस्टियोपोरोसिस एक ओल्ड एज का कंडीशन है, और इस ओल्ड एज के कंडीशन में इस चीज़ को मैनेज करना उतना ही कॉम्प्लिकेट हो जाता है। मैनेजमेंट में सबसे पहले हम विटामिन डी सप्लीमेंट देते हैं, उसके बाद कैल्शियम सप्लीमेंट देते हैं, और इसके साथ एंटासिड्स भी देते हैं। एक बात हमेशा याद रखिएगा, कभी भी कैल्शियम को बिना एंटासिड्स के साथ लेने पर वो कैल्शियम हमारे GIT, हमारे स्टमक से एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है। ठीक है, कैल्शियम के साथ हमेशा एंटासिड्स देना पड़ता है। क्लियर? तो विटामिन डी सप्लीमेंट, कैल्शियम का सप्लीमेंट देते हैं। उसके बाद प्रॉपर डाइटरी सोर्स के लिए हम सजेस्ट करते हैं, ये हम बोलते हैं कि बैलेंस्ड डाइट लेने के लिए, टोटल एक ऐसा डाइट लेने के लिए जिसमें हर तरह का न्यूट्रिएंट प्रेजेंट हो। स्पेशली फोकस करते हैं हम कैल्शियम और विटामिन डी के ऊपर में। ठीक है, उसके बाद बेड रेस्ट के लिए बोलते हैं, ज़्यादा इधर उधर ज़्यादा चलने फिरने या सीढ़ी स्टेयर्स अप डाउन करने के लिए मना करते हैं। टोटली बेड रेस्ट के लिए बोलते हैं, जितना आराम हो सके उतना आराम करने के लिए सजेस्ट करते हैं। इसके बाद कुछ ड्रग्स हैं जो कि हम यूज़ करते हैं ऑस्टियोपोरोसिस के केस में। ठीक है, तो ये एक शॉर्ट एंड सिंपल डिस्कशन हुआ ऑस्टियोपोरोसिस पे। आई होप आप सभी को समझ आया हो कि ऑस्टियोपोरोसिस क्या है, इसके बारे में, ये कैसे होता है, इसे कैसे डायग्नोज करते हैं, यह सब कुछ समझ आया हो। इससे रिलेटेड कुछ भी सवाल है, कुछ भी क्वेरीज हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए या फिर हमारे इंस्टा पे हमें DM कीजिए। इंस्टा का यूज़र नेम इधर ही सामने दिख रहा होगा आपको। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अगर ये वीडियो अच्छा लगा, कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा, तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।